हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी इस पीएसटीसी एग्जाम 2026 सेक्शन अभिरुचि की क्लास में। जो कि आज हमारी छठी क्लास है वो होने वाली है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 5 क्लास है वो अपलोड कर दी है। जो क्लास है वो आपकी जो बीएसटीसी एग्जाम में जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लेवल के अनुसार उसको मद्देनजर रखते हुए एक सीरीज है वो यहाँ पर शुरू की गई है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है किस प्रकार से जो पेपर का लेवल आ रहा है, किस प्रकार से पेपर के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप पिछले जो 25 और 24 का जो है वो लेवल आप देख सकते हैं। उसी के आधार पर यहाँ पर आपको क्लासेज मिलती रहेगी, रोजाना क्लास मिलती रहेगी और एग्जाम तक मिलती रहेगी। और थोड़ी आज क्लास लंबी भी होगी क्योंकि क्वेश्चन है थोड़ा ज़्यादा है। चलिए इसी के साथ एक लाइन कोटेशन इसके साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। तो एक बढ़िया लाइन इसके साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। यदि कक्षा में शोर बढ़ जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि आपकी जो कक्षा है उसमें अगर आप देखोगे कि बच्चे शोर कर रहे हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आपका क्या कर्तव्य बनता है, आप क्या करोगे? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जिसमें आपको जोर से डांटोगे, दूसरा शांत रहकर नियम को आप समझाओगे, तीसरा कक्षा छोड़ के भाग जाओगे। देखो, भागना कोई आपका इसका सॉल्यूशन नहीं है ना। बच्चों को आपको समझाना है। आप एक टीचर हो तो मतलब आपको वहाँ पर खुद को टीचर मानना है, ठीक है? तो आप टीचर हो, एग्जाम हॉल में आपको खुद को टीचर मान के यहाँ पर आंसर लगाने हैं। आपको पॉजिटिव सोच रखनी है, ठीक है? तो देखिए, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। यदि कक्षा में शोर बढ़ जाता है तो शिक्षकों का कोई से मेरे भाई बंधु ऐसे होंगे जो मार दे तो क्या करेंगे, हम तो डांटेंगे। नहीं नहीं, कुछ ऐसे नहीं, कक्षा छोड़ के भागेंगे नहीं। बच्चों को जो चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है, दंड, आपको दंड देना। लठ लेके पीछे भाग जाओगे। चल, हमको सिखाना आ रहा है? इस कक्षा में हाँ अल्लाह कर रहा है, लठ लेके उसके पीछे भागना, तो देखिए ये तय नहीं है, ठीक है? तो आपको ये भी नहीं करना है, कक्षा छोड़ के जाना भी नहीं है और उसको डांटना भी नहीं है। तो क्या ऑप्शन बचता है? शांत रहोगे और नियम को समझाओगे, ठीक है? जो स्कूल के नियम है, कक्षा के जो भी नियम है उसको आप समझाओगे, शांत रहकर उनके साथ में क्या करोगे, व्यवहार करोगे। तो यदि कक्षा में शोर बढ़ जाता है तो शिक्षक क्या करेगा? शांत रहकर उनको समझाना चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला प्रश्न, आपकी कक्षा में आपको पता है कि पढ़ाई में लंबे अंतराल के कारण कुछ विद्यार्थी एक प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं, आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा है, ठीक है? उसमें आपको एक बात का पता है कि पढ़ाई में लंबे अंतराल में कोई आपका जो भी कोई टॉपिक वगैरह है तो उसको वो एक छोटा सा मतलब एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी होगी, उसको बच्चे वो प्रश्न को नहीं समझ, कुछ विद्यार्थी अमूमन सारे नहीं, कुछ विद्यार्थी है वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप उसके लिए क्या सोल्यूशन ढूंढोगे? पहला ऑप्शन है उन लोगों की मदद के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करोगे, क्योंकि जो जिनको ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है उन बच्चों के लिए आप ज़्यादा क्लास से या उनकी व्यवस्था करोगे, या फिर अभिभावकों से कहेंगे कि घर पर मदद की उनकी व्यवस्था करें। अभिभावकों को आप बोलेंगे कि आप इनकी जो प्रसंग उनको समझ में नहीं आ रहा है अब वो आप समझा दो, या फिर अपनी कक्षा को आप जारी रखोगे, उन पर ध्यान नहीं दोगे, यहाँ पर प्रधान सारे से जाके कहोगे कि आप इनको समझाओ। तो देखिए, आपकी कक्षा है, आप टीचर हैं इधर, तो कोई अगर टॉपिक जो आपका उसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे? उन लोगों की मदद के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की क्या करोगे? व्यवस्था करोगे। ज़्यादा क्लास लगा करके उनको वो बेसिक से क्या करोगे? समझाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा, छोटे बच्चों का समूह कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, उनका ध्यान वापस करने के लिए कौन सी रणनीति वो उपयुक्त होगी? एक छोटे बच्चे हैं, उनका समूह है, वो आपकी कक्षा में बिल्कुल ध्यान नहीं देता और आपको पता है छोटे बच्चे कभी भी ध्यान नहीं देते, तो उनको ध्यान आप वापस लाना है पढ़ाई की तरफ। तो कौन सी रणनीति आप अपनाओगे? पहला ऑप्शन है संक्षिप्त शारीरिक आप गतिविधि करोगे कुछ ऐसी जिससे उनको भी अच्छी लगे और वो भी उसमें झुल मिल में घुल मिल जाए, या फिर उस अवधि के लिए आप कक्षा का स्थगन कर दोगे, ठीक है? ठीक है, जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे तो उसको जो अवधि होगी उस टाइम में आपका कक्षा का क्या करोगे? स्थगन कर दोगे, या फिर बच्चों को ध्यान देने के लिए कहोगे, या फिर जो भी कक्षा के बच्चों को बाहर खेलने के लिए आप भेज दोगे, ठीक है? जो भी कक्षा के बच्चे हैं उनको कहोगे कि जाओ बाहर जाके खेलो। तो देखिए, छोटे बच्चों का समूह है, कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, तो उनका ध्यान आपको वापस लाना है, तो आपको एक संक्षिप्त शारीरिक गतिविधि से उनको पढ़ाना पड़ेगा जिससे उनको अच्छा लगे और वो भी आपके साथ घुल मिल जाए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न ये लीजिए आपके सामने। राज है, राज नाम का कोई स्टूडेंट है। राज साझेदारी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, ठीक है? और वो एकांत गतिविधि प्रदान करता है, ये एक इंगित करता है कि वो कैसा बालक है। एक राज नाम का बालक है, वो कक्षा में साझेदारी का मतलब वो साथ में बैठना नहीं चाहता, वो एकांत में रहना चाहता है, ठीक है? और वो एकांत गतिविधि पसंद करता है, उसको एकांत रहना ही पसंद करता है। तो ये गतिविधि क्या इंगित करती है कि वह लोकप्रिय बच्चा है, वह तिरस्कृत बच्चा है, वो ईर्ष्यालु है, या फिर वो खुशहाल बच्चा है। तो ये प्रकार की जो गतिविधि है ये इंगित करती है वो एक प्रकार का कैसा है? तिरस्कृत बच्चा है ना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है?
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अपना चौथा प्रश्न। एक शिक्षक के पास क्या होना चाहिए? एक शिक्षक है, उसके पास में होना चाहिए क्या? अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण पद्धति का ज्ञान होना चाहिए, छात्रों के बारे में, छात्रों के विषय में भी उनको ज्ञान होना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो एक शिक्षक है, उसको अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, साथ साथ में शिक्षण पद्धति है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, और छात्रों के विषय के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन है वो राइट है। तो शिक्षक के पास ये तीनों है वो प्रकार के ऑप्शन से वो उनके साथ में होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण योजना का मुख्य बिंदु है? आपकी जो शिक्षण योजना है उसका मुख्य बिंदु कौन होगा? प्रधानाध्यापक होगा, शिक्षक होगा, विद्यार्थी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो कौन शिक्षण योजना का मुख्य बिंदु है? तो शिक्षण जो योजना आप बनाओगे, तो आप टीचर हो, शिक्षण योजना किसके लिए बना रहे हो? तो विद्यार्थी के लिए बना रहे हो। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है कि शिक्षण योजना का मुख्य बिंदु विद्यार्थी ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर आप चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा शिक्षण में सामूहिक जो क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? ना आप समूह में जो क्रियाकलाप करवा रहे हो उसका क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है शिक्षक के कार्यभार को आप कम करना चाहते हो। आप पर जो कक्षा शिक्षण है उसमें सामूहिक रूप से क्रियाकलाप करवा के आप शिक्षक का मतलब शिक्षक को तो अपना कार्यभार कम करना चाहते हो, या अधिकाधिक बच्चों को अधिगम में शामिल करना चाहते हो, या फिर आप अवधारणाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से स्पष्ट करना चाहते हो, यहाँ पर बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते हो। तो देखिए कक्षा शिक्षण है उसमें सामूहिक क्रियाकलाप का आपका उद्देश्य रहेगा अधिकाधिक बच्चों को अधिगम में क्या करना? शामिल करना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। यानी कौन सा सिद्धांत कहता है कि जब शिक्षक विद्यार्थियों में रुचि पैदा करने में सफल होता है तभी सर्वश्रेष्ठ परिणाम होता है? यानी ऐसा कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई भी शिक्षक विद्यार्थियों में रुचि या जिज्ञासा पैदा करने में सफल होता है तब भी वह सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होता है? तो इसलिए पहला है अभिप्रेरण का सिद्धांत, दूसरा है प्रोत्साहन का सिद्धांत, तीसरा है लक्ष्य निर्धारित करने का सिद्धांत, चौथा है सहयोग का सिद्धांत। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा सिद्धांत है जब शिक्षक विद्यार्थियों में रुचि पैदा करने में सफल होता है तभी वो सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होता है। तो अभिप्रेरण का सिद्धांत आ जाएगा ना। अभिप्रेरण का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी शिक्षक जब विद्यार्थियों में रुचि पैदा करने में सफल हो जाता है तभी वह सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त हो पाता है। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्कूल में पहले दिन की शुरुआत, देखो निम्नलिखित मैंने जो भी स्कूल है उसमें पहले दिन की शुरुआत के लिए सबसे कम उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? कम, आपको ये पूछा है कि आपके निम्नलिखित में से कौन सी है वो स्कूल में पहले दिन की शुरुआत के लिए सबसे कम उपयुक्त गतिविधि। कम उपयुक्त मतलब क्या है? प्रार्थना ये तो चाहिए, होनी चाहिए, संवेद करना, ठीक है, और शारीरिक शिक्षा ये भी अब गृह कार्य देना, ठीक है। तो ये आपका कम उपयुक्त गतिविधि है। तो ये क्या है? कम। शुरुआत में आपको बच्चों को ढेर सारे है वो भर भर के उनको गृह कार्य नहीं देने हैं, तो जैसे उनको क्या उनको बोझ नहीं लगना चाहिए। तो निम्नलिखित में शुरुआत से आपको क्या करना चाहिए? प्रार्थना, संवेद, शारीरिक गतिविधियां उनको साथ में ये सब करवाना चाहिए, ना कि गृह कार्य देना, ठीक है। तो कम उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी? गृह कार्य देना। अगले प्रश्न के चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक 7 वर्ष का एक छात्र है जो कक्षा स्तर के अनुसार पढ़ने में असमर्थ है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? 7 वर्ष का कोई बालक है और जो कक्षा स्तर के अनुसार वो पढ़ने में अपने असमर्थ है, तो जिस प्रकार से जिस कक्षा में पढ़ रहा है उसके स्तर के अनुसार वो पढ़ने में असमर्थ है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है उसे नीचे स्तर का पठन पाठन का अभ्यास करवाना चाहिए, अभ्यास देना चाहिए, या फिर अभिभावकों को जानकारी देनी पड़ेगी, या फिर उसी कक्षा में उसे रोक देना चाहिए, या फिर विशेषज्ञ की सलाह के साथ उसका कारण ढूंढोगे। तो 7 वर्ष का बालक है और एक कक्षा है जो आप पढ़ रहा है, तो उसके स्तर में वो नहीं असमर्थ है, तो उसको क्या करना है? विशेषज्ञ की आपको क्या करनी सलाह लेनी पड़ेगी, उसके कारण उसका कारण ढूंढोगे, कारण ढूंढने के बाद में आप उसको जानकारी दोगे। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको सबसे सटीक और उपयुक्त जो आपको 3 नंबर दिला सकता है वो ऑप्शन आपको सूची करना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन एक बच्चे के शैक्षिक उपलब्धि के स्तर को सबसे अविश्वसनीय कारक है? यानी कौन सा एक बच्चे की जो शैक्षिक उपलब्धि है उसके स्तर का सबसे अविश्वसनीय कारक कौन सा है? अभिभावकों की पृष्ठभूमि, कक्षा का व्यवहार, सामाजिक आर्थिक स्थिति, या बच्चे की ऊंचाई या वजन। तो कौन एक बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि के स्तर का सबसे अविश्वसनीय कारक है? तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? बच्चे की ऊंचाई और वजन, ये अविश्वसनीय है, ठीक है, इसका कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है आपके सामने, खाली जगह प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं। कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक होता है वो एक निकट रूप से जुड़ा होता है? पहला अध्ययन के द्वारा, अधिगम के द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा, या फिर निरीक्षण के द्वारा, ठीक है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिससे शिक्षक निकट रूप से जुड़े रहते हैं हमेशा के लिए? तो वो प्रक्रिया मूल्यांकन प्रक्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षक बच्चे को खाली जगह अधिगम बनाने के लिए
प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, क्या बनाने के लिए, अधिगम कैसा बनाने के लिए उनको प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। तो शिक्षक बच्चे को क्या करेगा, आपको पता है कि शिक्षक बच्चे को सक्रिय बनाने के लिए, ठीक है, शिक्षक बच्चे को सक्रिय बनाने के लिए अधिगम सक्रिय सक्रिय अधिगम बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13वां प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना अच्छा होता है, क्यों। प्राथमिक स्तर है जहाँ पर आप कक्षा फर्स्ट से फिफ्थ की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आप एसटीसी में अगर एडमिशन अपना वो सिलेक्शन करवाना सुनिश्चित कर रहे हैं, तो आप पहले से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाओगे, तो जो प्राथमिक स्तर कहलाएगी, तो उसमें मातृभाषा में पढ़ाना अच्छा होता है, क्यों। ये बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है, ये सीखना आसान बनाता है, ये बौद्धिक विकास में सहायक है, ये बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। तो ये क्या करता है, ये अगर मातृभाषा में पढ़ा रहे हो तो ये सीखना क्या करेगा, जब बात करें तो ये सीखना क्या कर देगा, आसान बनाएगा ना। तो ये क्या करेगा, सीखना आसान बना देगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ानी चाहिए। जो क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक के जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको प्राथमिक मातृभाषा में अपना पढ़ाना अच्छा होता है, क्योंकि उनको क्या कर सीखना है वो आसान बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका यहाँ पर भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, आपके विद्यालय में दीपावली मेला आयोजित हो रहा है और आप क्या करना पसंद करोगे, बताइए। अगर आप एक शिक्षक हो और आपके विद्यालय में दीपावली का मेला आयोजित हो रहा है, आप क्या करोगे, सिर्फ मेला देखने जाओगे, उत्सव में भी भाग लोगे, कुछ बेचने के लिए एक दुकान का ठेला लगा दोगे, ठीक है, कि मोटी कमाई होगी अपने, क्या है स्कूल तो चल रहे हैं, साथ साथ में एक ठेला भी ठो देते हैं, वहां से अलग से पैसे आएंगे। या फिर आगंतुक जो भी होंगे उनको मुफ्त में आप जल वितरित करोगे, पानी पिलाओगे। तो आपके विद्यालय में अगर दीपावली का मेला आयोजित हो रहा है, आप क्या करना चाहिए, आप उसमें उत्सव होगा, उसमें क्या करना चाहिए, एक शिक्षक होने के नाते तो उसमें भाग लोगे। ठीक है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न, यदि आप शिक्षक की नौकरी पाने में असमर्थ रहते हैं तो आप क्या करोगे। आपको शिक्षक की नौकरी नहीं मिलती है, आप उसको पाने में असमर्थ हो, तो क्या करोगे, घर पर ट्यूशन पढ़ाओगे, नौकरी मिलने तक घर पर ही रहोगे, कोई अन्य नौकरी लेंगे, यहाँ पर शिक्षण के लिए लगातार आप आवेदन करते रहोगे। यदि आपको शिक्षक की नौकरी पाने में असमर्थ है, प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप करोगे शिक्षण के लिए आप लगातार आवेदन करते रहोगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न क्या होते हैं आपका 16वां प्रश्न, विद्यार्थियों में रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थी है उनमें रुचि बनाए रखने के लिए, ठीक है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग, यहाँ पर आप चर्चा करोगे, या फिर कहानी सुनाना, या फिर प्रश्न पूछना। तो विद्यार्थियों में रुचि बनाए रखने के लिए आप क्या करोगे, शिक्षक होने के नाते तो आपको प्रश्न पूछना है वो जारी रखना चाहिए, जिसमें विद्यार्थियों की वो रुचि हमेशा के लिए क्या रहे, बनी रहे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 18वां प्रश्न है, मूलभूत शिक्षा योजना का उद्देश्य बताना है। क्या है, पहला ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, या फिर शिक्षा को व्यावसायिक बनाने के लिए, या फिर शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, या फिर सभी के लिए एक शिक्षा अनिवार्य बताने के लिए। तो जो मूलभूत शिक्षा योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो मूलभूत शिक्षा योजना का उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, उद्देश्य यही होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 19वां प्रश्न आपका कह रहा है कि किंडरगार्टन किंडरगार्टन की जो शिक्षा पद्धति है उसका योगदान किसने दिया था, है ना। तो किंडरगार्टन की शिक्षा पद्धति है, उसका योगदान किसने किया था, टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉवेल ने, या मॉन्टेसरी ने। ठीक है, इसमें आपको आंसर है वो देना है। तो किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति है, इसका योगदान है फ्रॉवेल ने दिया था। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आपका रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। मूलभूत शिक्षा योजना का उद्देश्य जो अभी अपने जाना है ना, अभी जाना था आपने, मूलभूत शिक्षा योजना का उद्देश्य आपने अभी देखा था। इसका शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 21वां, शिक्षक की सफलता किसमें है। पहला ऑप्शन है छात्र की उच्च उपलब्धि, या फिर अपने व्यक्तित्व के अच्छे लक्षण, या फिर उसका अच्छा शिक्षण, या फिर उसका अच्छा चरित्र। तो शिक्षक की सफलता वो किसमें होगी, तो शिक्षक की सफलता हमेशा होगी छात्र की जो उच्च उपलब्धि है उसमें यहाँ पर मानी जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22वां, कि गृह कार्य का वह लाभ जिससे छात्र क्या होगा। गृह कार्य देने का एक लाभ है जिससे छात्र क्या होगा, घर में व्यस्त रहेगा, घर पर अध्ययन कर पाएगा, उनकी प्रगति के लिए जांच की जा सकती है, यहाँ पर स्वाध्याय की आदत विकसित करने के लिए। तो घर पे जो देने के लिए है वो उनके स्वाध्याय की आदत विकसित करने के लिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए 23वें क्वेश्चन के चलते हैं।
एक छात्र कक्षा में देर से आता है तो इससे आप बाद ये तो सब देंगे आंसर। एक छात्र है जो कक्षा में देर से आता है, उसके बाद आप क्या करोगे? माता पिता को सूचित करोगे? बिल्कुल नहीं। उसे दंड दोगे? बिल्कुल नहीं। वहां ध्यान नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कारण जानने की आपको क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए। 24वां प्रश्न आपके सामने है। यदि बच्चे ने ग्लोब को पढ़ना और समझना सीख लिया तो उसने विकसित किया है, तो क्या किया है? यदि कोई बच्चा ग्लोब को पढ़ना और समझना सीख लिया तो उसने क्या विकसित किया है? भूगोल संबंधी कौशल, भूगोल संबंधी अवलोकन कौशल, व्यवहारिक संबंधी कौशल या परिवर्तन कौशल। ठीक है, भूगोल में ग्लोब को पढ़ना और समझना सीख लिया है तो उसने क्या किया है? भूगोल संबंधी है वो कौशल विकसित कर लिया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है, यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 25वां है। आगमन विधि में सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? ज्ञात से ज्ञात की ओर, अमृत से मृत की ओर, यहाँ पर सामान्य से विशेष या ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें जो है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर वो सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अपने 26वां प्रश्न है। शिक्षण प्रक्रिया में खाली जगह एक महत्वपूर्ण स्थान है। कौन सा शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है? एक प्रधानाचार्य का, एक प्रबंधन का, शिक्षक का, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक का। तो शिक्षण योजना में जो आपका शिक्षण प्रक्रिया में जो एक महत्वपूर्ण स्थान है वह शिक्षक का माना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27वां। सहकारी शिक्षा की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सहकारी शिक्षा की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से असाइनमेंट दें। समूह जो परियोजनाओं का उनका बंटवारा करोगे। छात्रों को बहस चर्चा में आप शामिल करोगे। यहाँ पर वर्ग को सम्मान समता के समूह में विभाजित करोगे। तो सहकारी शिक्षा की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसको छात्रों को बहस और चर्चा में आप क्या करोगे? शामिल करोगे। जहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 28वां प्रश्न है। एक शिक्षक एक नया पाठ शुरू करने से पहले बच्चों के साथ एक मनोरंजन की गतिविधि करता है। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? कोई भी शिक्षक है जो नया पाठ शुरू कर रहा है उससे पहले बच्चों के साथ एक मनोरंजन की गतिविधि करता है। तो इसके साथ वो गतिविधि का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों का ध्यान हटाने के लिए, या फिर विद्यार्थियों को प्रेरित और प्रोत्साहित उत्साहित करने के लिए, या फिर शिक्षक के कार्य का बोझ कम करने के लिए, या फिर पाठ से पहले विद्यार्थियों को अनुशासन में लाने के लिए, अनुशासन देने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों को प्रेरित और उत्साहित करने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आप सभी के सामने है। कक्षा में औसत से कम 4 छात्र हैं। ठीक है, उन्हें अन्य छात्रों के समान स्तर पर लाने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या होगा? औसत से कम है जो कि अपने बात रटो, क्या बोल रहे हैं? ठोट है। ठीक है, अपनी भाषा में बोल रहे हैं ठोट है। तो कक्षा में औसत से कम छात्र है जिनको मतलब आपका थोड़ा ज्ञान कम है, तो उनको क्या करोगे? छात्रों को आगे की पंक्ति में बैठाकर निरंतर उनकी निगरानी करोगे। दूसरा ऑप्शन, उनकी कमजोरियों के छात्रों की पहचान करो, उसके अनुसार उपचारात्मक गतिविधि करोगे। सुनिश्चित करेंगे कि वह नियमित रूप से विद्यालय आए, या फिर उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त कार्य दोगे। औसत से कम 4 छात्र है तो उनकी छात्र अन्य छात्रों के साथ समान स्तर पर लाना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? तो उनकी कमजोरियों के छात्रों को पहचानोगे, फिर उनकी जो भी कमजोरियां हैं उनको उपचारात्मक गतिविधि जो भी होती है वो करोगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 30वां प्रश्न। गणित में आपको गणनात्मक कौशल बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है बताइए? तो गणित में गणनात्मक कौशल, पहला है केवल वैचारिक ज्ञान देकर, दूसरा है केवल एल्गोरिथम द्वारा बताकर, या फिर कक्षा में हाथों से करने वाली गतिविधियों द्वारा, यहाँ पर बहुत सारे अभ्यास के बाद अवधारणा और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करके। तो गणित में गणनात्मक कौशल कैसे बढ़ाओगे? तो जिसमें बहुत सारे अभ्यास के बाद, जो भी आपके बहुत सारे अभ्यास होते हैं उनके बाद में अवधारणा और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी बात करें, 31वां प्रश्न है। किस प्रकार की कक्षा को सर्वाधिक अनुशासित माना जा सकता है? यानी ऐसी कौन सी कक्षा है जिसको सर्वाधिक किस लेवल की कक्षा बात करें तो इसको अनुशासित माना जाएगा? जहां विद्यार्थी शिक्षक के आदेश पर तुरंत शांत हो जाए, जहां विद्यार्थी नियमों का कठोर पालन करते हो, जहां विद्यार्थी परिस्थिति के अनुसार उचित व्यवहार सुनते हो, जहां अध्यापक के न होने पर भी शांति बनी रहे। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जहां विद्यार्थी परिस्थिति के अनुसार क्या उचित व्यवहार आपका सुनते हो, है ना? तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 32वां प्रश्न है। शिक्षण कार्य में आदेश और नैतिक मूल्यों का क्या आशय है? शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिक जो मूल्य हैं उनका क्या आशय है? पहला है प्रभावी शिक्षण व्यवस्था निर्माण, दूसरा शिक्षा को नैतिक मूल्यों से जोड़ना, तीसरा शिक्षक द्वारा नैतिकता का शिक्षण में समावेश, तीसरा शिक्षक व छात्र दोनों में आदर्श और नैतिक बोध विकसित करना। तो शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिक जो मूल्य है उनका क्या आशय है? तो उनका आशय क्या हो जाएगा? शिक्षक व छात्र दोनों में आदर्श और नैतिक जो भी बोध है उनका विकसित करना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 32वां प्रश्न आपके सामने है। 33वां, स्कूल में यदि पूरे समय विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों में व्यस्त रखा जाए तो इनमें से कौन सी समस्या उत्पन्न नहीं होगी? स्कूल है, इसमें पूरे समय विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों में आप व्यस्त रखोगे तो कौन सी समस्या उत्पन्न नहीं होगी? पहला, घर पर दिए जाने वाले कार्य की जरूरत समाप्त हो जाएगी।
छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन की आवश्यकता की जो है वो नहीं पड़ेगी, अनुशासन संबंधित कठिनाइयां कम होगी, या फिर पढ़ाई के प्रति छात्रों की रुचि में कमी नहीं आएगी। तो आप शैक्षणिक गतिविधियों में व्यस्त रखोगे तो देखिए अनुशासन संबंधी जो कठिनाइयां है ना वो उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि व्यस्त रहेंगे तो अनुशासन बना रहेगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, आप शिक्षण पैसे को अपनाने का प्रमुख कारण क्या होगा? आपके जो शिक्षण पैसे आप अपनाने जा रहे हो उसका प्रमुख कारण आत्मिक संतुष्टि प्राप्त करना, समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करना, विद्यार्थियों के साथ एक नए अनुभव प्राप्त करना, या फिर अपने ज्ञान को विकसित करना। तो आत्मिक संतुष्टि प्राप्त करना, शिक्षक का कारण क्या होगा, आत्मिक संतुष्टि प्राप्त करना। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 35वां क्वेश्चन है, आप अपने शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को किस रूप से तैयार करना चाहते हो? राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाले एक जिम्मेदार नागरिक, समाज से भ्रष्टाचार और अन्याय मिटाने वाले जागरूक व्यक्ति, शिक्षा पूर्ण करने के बाद अधिक धन कमाने वाले पेशेवर, यहाँ पर देश को दिशा देने वाले कुशल नेता के रूप में। तो एक बात करें आप शिक्षण में माध्यम से विद्यार्थी किस किस लेवल तक तैयार करना चाहते हो, तो इसमें आपका राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाला एक जिम्मेदार नागरिक आप है वो बनाना चाहोगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37वां प्रश्न आपके सामने, यदि शिक्षक स्वयं ही अपनी कक्षा के बच्चों को कॉपियां जांचता है, ठीक है, यदि शिक्षक स्वयं ही अपने कक्षा के बच्चों की कॉपियों को जांचता है, नहीं बात करें जो एग्जाम की कॉपी हो, तो किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? पहला ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों को उत्तीर्ण कर देगा, या फिर कुछ बच्चों को जानबूझकर वो कम अंक देगा और कुछ बच्चों को जानबूझकर अधिक अंक दे देगा। तो बी और सी दोनों संभव है क्या? तो एक शिक्षक अपने स्वयं जो बच्चों के वो स्वयं कक्षा की बच्चों की कॉपियां जांचता है, तो दोनों प्रकार की वो परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। तो कुछ बच्चों को जानबूझकर अधिक अंक देगा, कुछ को कम देगा। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37वां, अध्यापन में ब्लैक बोर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? दीवार सजाने के लिए, छात्रों को आकर्षित करने के लिए, विषय को दृश्य रूप में स्पष्ट करने के लिए, समय बिताने के लिए। ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है विषय को दृश्य रूप में स्पष्ट करने के लिए। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 38वां, छात्र केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या है? छात्र केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या है? शिक्षक केंद्र में हो, छात्र सबसे कम बोले, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारी हो, या फिर छात्र केवल सुनते रहें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की क्या सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कि सहयोगात्मक अधिगम यानी जो आपका कोऑपरेटिव लर्निंग है, इससे क्या लाभ होता है? छात्र अकेले काम करते हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, या फिर विद्यार्थी मिलकर सीखते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं, या फिर शिक्षक का काम है वो कम हो जाता है। सहयोगात्मक अधिगम में विद्यार्थी मिलकर सीखते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझाते हैं, तो क्या होगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विविधता, ठीक है, डिफरेंट बैकग्राउंड का शिक्षक कैसे सामना करेगा? सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाएगा, भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग करेगा, एक प्रकार की गतिविधि कराएगा, या कठिन विषय हटा देगा? तो कक्षा में विविधता का शिक्षक कैसे सामना करेगा? तो विविधता का शिक्षण सामना करे, भिन्न भिन्न अपनी विधियां हैं उनको उपयोग करके या वो बच्चों को पढ़ाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थी आपकी आज की क्लास, और ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज एक चैनल को सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू। और इसी प्रकार से आपकी डेली की क्लास है वो अपलोड होती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। बंदे जय राजस्थान, वंदे मातरम।